ओके। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है यस मानूर। कि फॉर फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने 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 पॉलिसी ली है, हम्म। सॉरी लाइफ इंश्योरेंस आपने ली है और अपनी वाइफ को बेनिफिशियरी रखा हुआ है, एंड कंटेजियस जो कंटेंजेंट बेनिफिशियरी आप अपने बेटी को रखा हुआ है, हम्म। एंड फॉर गॉड डेट आप दोनों का वो हो जाता है, एंड योर चाइल्ड इज लाइक शी इज लाइक 7 to 8 years old, हम्म। तो उसको वो अमाउंट कितनी एज तक के बाद को मिलेगी? वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे माइनर एज होती है एज 16 तक, राइट। जब तक बच्चा 16 साल का नहीं होगा ना, तो उस सिनेरियो में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आई हैव टू नेम अ ट्रस्टी। मुझे किसी को ट्रस्ट नेम करना पड़ेगा। तो जब मेरी वाइफ नहीं, जब मैं नहीं, मुझे कुछ हो गया, वाइफ भी नहीं है, तो वो पैसा ट्रस्टी के पास जाएगा, बट ट्रस्टी उसको टच नहीं कर सकता, बस रिसीव करेगा उस पैसे को। वंस माई किड बिकम द एज ऑफ मेजोरिटी, 16 से ऊपर जाएगा, नाउ दैट मनी विल बी ट्रांसफर टू दैट किड। ठीक है। एंड हु विल मेक श्योर ट्रस्ट डोंट टच इट? कोर्ट विल मेक श्योर दैट ट्रस्ट के पास पैसा पड़ा है, बट वो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट ने ये मेक श्योर करना है। ठीक हो गया। लेकिन कोर्ट जो ट्रस्टी वो कौन है, कोर्ट है या ट्रस्टी है? नहीं, तो ट्रस्टी आप खुद नेम करोगे ना। ट्रस्टी तो मैं अच्छा, नेम करूंगा, ट्रस्टी वो हमने मेरा नेम भाई हो करना है। सकता है, मेरी सिस्टर हो सकती है, जैसे मेरी बच्चियां छोटी हैं। तो जब मैं उनको कंटिजेंट बेनिफिशियरी रख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन आ जाएगी कि ये तो माइनर है, आप किसी को ट्रस्टी नेम करो। एप्लीकेशन भरते हुए पॉपअप हो जाएगा वो। तो फिर मैं अपने भाई को या किसी को ट्रस्टी नेम कर दूंगा। ठीक हो गया। ओके। यस मानूर। अच्छा, एक और चीज, वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे कि अपने आपने अपने अपने भाई को या अपने किसी फ्रेंड को और आपने ट्रस्टी रखा हुआ है, तो उसमें जैसे क्रेडिटर्स जो होते हैं, तो वो तो काउंट नहीं होंगे ना? नो नो या नो। उनका ट्रस्टी जो से होगा वो उनका तो ट्रस्टी वही। हैज ट्रस्टी हैज नथिंग टू डू विद द क्रेडिट। ट्रस्टी ने जस्ट अमाउंट रिसीव करनी है एंड रख देनी है। ही हैज नथिंग ये टू डू। बेनिफिशियरी तो आपकी बेटी ही है बाय बाय द एंड एग्जैक्टली। ऑफ द डे। और मेरी ओके, बेटी कौन सी ठीक है। क्लास बेनिफिशियरी है? प्रेफर्ड। फैमिली क्लास, हाँ तो उसको, प्रेफर्ड, हाँ तो उसके ऊपर प्रेफर्ड उसके वो फीचर बेनिफिट। मिला हुआ है क्रेडिटर प्रोटेक्शन का, उसको कोई नहीं छेड़ सकता। ओके, ठीक हो गया। डन ऑल डन राइट। डन। तो लेट्स नाउ गो ऑन टू एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग पूछ लेते हैं, लेकिन कई दफा एप्लीकेशन भरते हुए ना लोग झूठ बोल देते हैं। लोग कह देते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एप्लीकेशन में कई सवाल होते हैं भरने वाले। कोई स्मोकर है तो वो अपने आप को नॉन स्मोकर कह देगा। मुझे एज एन एजेंट क्या पता कि वो स्मोकर है या नहीं है। कोई मुझे बता दे, मैं उससे पूछूं कि क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री में कभी कोई ये प्रॉब्लम रहा है, किसी ने कहा नहीं है, मुझे नहीं पता। मुझे तो वो जो बता रहा है, आई नो दैट। सो लेट्स से, अगर कोई आप ऐसी एप्लीकेशन में चीज लिखते हो जो कि फ्रॉड की कैटेगरी में आती है, जिसमें आपने जानबूझ के कोई चीज ऐसी लिखी है, और कल को कंपनी ने वो फाइंड आउट कर लिया, दे कैन कैंसल योर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि इफ यू आर डूइंग अ फ्रॉड, आप जानबूझ के कोई चीज नहीं छुपा रहे हो और आपको अप्रूवल भी मिल जाती है, आपका प्लान चल भी रहा है, बट समहाउ इफ कंपनी फाइंड्स आउट दैट आपने कोई जानबूझ के डेलिबरेटली फ्रॉड किया है, देन दे कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। एंड अनदर कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये होता है कि मैंने एक इंश्योरेंस प्लान ले रखा है, बट मैंने कोई बेनिफिशियरी नेम ही नहीं किया हुआ। अगर मैंने बेनिफिशियरी नेम नहीं किया हुआ, तो बेनिफिट किसको जाएंगे? मेरी स्टेट में चले जाएंगे। ऐसा ही है ना। मैंने कोई बेनिफिशियरी नेम ही नहीं कर रखा। अभी क्या हो रहा है कि मेरी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस बहुत खराब हो रहे हैं। आई एम अबाउट टू फाइल अ बैंकरप्सी। तो मुझे अचानक याद आता है कि मैंने तो बेनिफिशियरी नेम ही नहीं कर रखा था। तो मैंने फटाफट अपनी फैमिली क्लास, अपनी वाइफ को या किसी को बेनिफिशियरी नेम कर दिया, और उसके 4-5 दिन के बाद मैंने बैंकरप्सी भी फाइल कर दी। तो अभी वो बेनिफिट मेरी वाइफ के लिए भी क्रेडिटर प्रोटेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बस चंद दिन पहले ही ये एक्शन किया है। तो वो उसको चैलेंज कर सकता है कोई बंदा कि नहीं 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 नहीं, दिस वाज नॉट देयर फॉर डे वन, एंड दिस हैज हैपेंड जस्ट द डेज, फ्यू डेज बिफोर, जब बैंक्रप्सी फाइल होने लगी थी। इन दैट सर्कमस्टांसेस anybody can challenge that, and I have to pay to my creditors. Is that okay? Clear is this concept? Okay. So let's now go on to the next concept, group plans. Group insurance plans. Okay, so insurance companies also offer group insurance policies, ensuring the lives or health of defined pool of individuals, जो कि एम्प्लॉयज होते हैं। अपने एम्प्लॉयज के लिए जो है ना, कंपनीज वो एक ग्रुप इंश्योरेंस प्लान ले लेती हैं। इसमें जो हमें याद रखने की जरूरत है ना, तो हमें कुछ टॉपिक एंड फ्यू थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर। नंबर वन,
हैव एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज अ प्लान स्पॉन्सर? तो जब भी ग्रुप प्लान्स की बात होगी ना, तो जो देयर विल ऑलवेज बी अ प्लान स्पॉन्सर। प्लान क्या? स्पॉन्सर वो बंदा है जो कि बेसिकली कंपनी के बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, डील कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उसको कहते हैं प्लान स्पॉन्सर। अब वो एम्प्लॉयर खुद भी हो सकता है, एम्प्लॉयर की कोई यूनियन भी हो सकती है, एम्प्लॉयर किसी बंदे को नॉमिनेट भी कर सकते हैं उसके लिए। बट जो भी वो बंदा होगा जो इंश्योरेंस कंपनी से डील कर रहा होगा, दैट पर्सन और दैट एंटिटी इज नोन एज प्लान स्पॉन्सर। क्लियर हो गया? नाउ सेकंड थिंग, इंश्योरर इज ऑलवेज इंश्योरेंस कंपनी। और ग्रुप प्लान में थर्ड लोग होते हैं मेंबर्स। मेंबर कौन होते हैं? जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको बेनिफिट मिलने हैं। बट मेंबर डू नॉट हैव एनी राइट, नो ओनरशिप। वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते उन प्लान्स का, क्योंकि डिसीजन कौन लेता है? प्लान स्पॉन्सर ऑन द बिहाफ ऑफ मेंबर एंड एम्प्लॉयर। तो मेंबर तो बस एम्प्लॉयज हैं जिनको पता है कि भाई ये बेनिफिट्स हैं, ये मिलने हैं, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। उनका इसके अलावा कोई और रोल नहीं होता। क्लियर हो गया? ग्रुप प्लान में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लान स्पॉन्सर, इंश्योरर एंड मेंबर्स। प्लान स्पॉन्सर कंपनी खुद भी हो सकती है, कंपनी के बिहाफ पे कोई बंदा भी हो सकता है, कोई यूनियन भी हो सकती है जो डील करता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी होती है, एंड जो मेंबर्स हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं। मेरी, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, तुमने पूछा कि कौन बताएगा तो मैं उस पर हाथ खड़ा कर रही थी। Okay, okay, all right. I thought this was a topic that I want to clarify first, and then we can go. Okay, so any question about that? Plan sponsor, members, and insurer. कोई question है इससे relevant? Good. I assume अच्छा, कि आप मेंबर्स जो लोगों ने, है, सॉरी yes, yes, go ahead, Manu. जी, जो मेंबर्स होता है तो उसका तो जैसे कि कुछ लाइक दे ओनली हैव टू वरी अबाउट द बेनिफिट्स दे आर गेटिंग, राइट? उसके अलावा तो कुछ भी इंश्योरेंस में लिखा हुआ है, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। नो नो, बेसिकली वो ओनर नहीं होते एम्प्लॉयज कभी भी, मेंबर कभी भी ओनर नहीं है। बस उसको जो उसकी बिहाफ पे डिसीजन हमेशा एम्प्लॉयर नहीं लेना है, एम्प्लॉयर ओनर होता है हमेशा प्लान का। ठीक है? तो अगर कुछ फॉर एग्जांपल के भाई जैसे कि समवन नहीं, इट्स ओके। ओके, लेट्स से मेरी एबीसी कंपनी है, मेरे पास 10 एम्प्लॉयज हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी मेरे पास आती है, वो मुझे ग्रुप प्लान ऑफर करती है मेरे एम्प्लॉयज के लिए, 10 लोगों के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से उस्मान भाई को कहता हूँ कि आप मेरे प्लान स्पॉन्सर बन जाओ, आप मेरे बिहाफ पे इस कंपनी से डील करो, इस प्लान की निगोशिएशन करो, और इन 10 लोगों के लिए कोई अच्छा सा प्लान ले लो। तो वो जो 10 लोग हैं ना मेरी कंपनी में, वो मेंबर्स हैं। उस्मान भाई जो है ना, वो प्लान स्पॉन्सर के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, और जिस कंपनी से डील कर रहे हैं ना, वो कंपनी इंश्योरर कहलाएगी। क्लियर हो गया? तो ठीक अगर है। कुछ भी, अगर फॉर एग्जांपल कुछ चेंज होता है तो एम्प्लॉयज को उनका कुछ वो तो नहीं है? फॉर एग्जांपल अगर आपने इंश्योरेंस में कुछ चेंजेस लेके आ गए हो, तो कंपनी एबीसी जो कुछ चेंजेस लेके आती है, तो डू दे हैव टू लाइक इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज कि मैंने ये चेंजेस किए हैं, या एम्प्लॉयज हैव नथिंग? नो ओनरशिप। एम्प्लॉयज हैव नो ओनरशिप। जो डिसीजन बनाती है कंपनी, बनाती है प्लान स्पॉन्सर बनाता है, एम्प्लॉयज को सिर्फ बताया जाता है कि भाई पहले ये ओके, बेनिफिट थे, अभी कम हो गए हैं या ज्यादा हो गए हैं या खत्म हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते उसका। दे आर नॉट द ओनर। ओके, ठीक हो गया? सो क्लियर इसीलिए इनफ, ग्रुप क्लियर इनफ। प्लान्स जो होते हैं ना, जिन लोगों के पास होते हैं, आई ऑलवेज रिकमेंड देम टू हैव योर ओन इंडिविजुअल प्लान्स, ताकि ओनर आप खुद हो, आप अपनी नीड के मुताबिक उसमें चेंजेस कर सको। आप कंपनी छोड़ दोगे तो आपके प्लान खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो तो प्लान ही आपको कंपनी दे रही थी। ठीक हो गया? हम्म, हम्म। ऑल राइट, सो लेट्स नाउ गो ऑन टू द टॉपिक ऑफ टर्मिनेशन। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज अ कंटेस्टेबिलिटी पीरियड? किसी ने पढ़ा है, देख सुना है वीडियो में कंटेस्टेबिलिटी पीरियड? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज दैट? उस्मान भाई बता सकते हैं, किस किसने वीडियो देखी है? असद भाई देखा तो है मैंने, लेकिन अब मुझे वो याद नहीं है। ओके, ऑल राइट। ओके, मेहरीन आप बता सकते हो कंटेस्टेबिलिटी पीरियड? मेरा आई गेस वो 10 डेज का टाइम होता है या 14 डेज नो, का। वो नहीं है, वो नहीं है। वो नहीं है। कंटेस्टेबिलिटी पीरियड क्या है ना कि अब मैंने एक प्लान लिया अपने लिए। ठीक है? अभी वो प्लान मेरे पास चल रहा है, तो जो 2 साल तक ना कोई भी उस प्लान को चैलेंज कर सकता है। तो 2 साल का जो पीरियड है वो बहुत नाजुक टाइम होता है, उसको कहते हैं कंटेस्टेबिलिटी पीरियड। ठीक हो गया? उस 2 साल के बीच में कंपनी के पास ये राइट है कि वो कोई भी चीज फाइंड आउट करे, अगर मैंने गलत बयानी की हुई है तो वो कैंसिल कर सकती है उसको।
ठीक हो गया। लेट्स से कि मैंने गलती से अपनी एज 26 साल की बजाय 23 साल बता दी थी, ये कोई इतना बड़ा ब्लंडर नहीं है, या मुझसे गलती से हो गई या एडवाइजर ने लिखते हुए गलती कर दी, लेकिन 2 साल में के अंदर अंदर कंपनी को पता लग गया। तो अगर विद इन द कंटेस्टेबिलिटी पीरियड उनको पता लग गया है, तो वो मुझे कहेंगे कि नहीं, आपकी हम अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि आपकी एज ज्यादा है, और कुछ नहीं होगा। बट दे आर एबल टू मेक चेंजेस। अगर 2 साल गुजर गए ना, फिर उनको पता लग रहा है, तो कुछ नहीं कर सकती कंपनी, अभी वो चलता जा रहा है। सो कंटेस्टेबिलिटी पीरियड इज समथिंग दैट इज 2 years। इफ दे फाइंड आउट दैट देर इज एन इनोसेंट मिस्टेक मेड, वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर इनोसेंट मिस्टेक कंपनी ने पकड़ी नहीं 2 सालों में, तो फिर वो मिस्टेक के साथ ही चलता रहेगा, वो सारा बर्डन अब कंपनी पे चला गया। क्लियर हो गया? इसको कहते हैं कंटेस्टेबिलिटी पीरियड 2 years। लेकिन आपको फिर भी बता दूं, अगर मैंने इनोसेंट मिस्टेक नहीं की भी, मैंने फ्रॉड कर रखा है, तो वो कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, उसमें फिर 2 साल की मुद्दत वाला कोई चीज नहीं होती। ठीक है। हम्म, एक बात है, ऐसा था अगर उनको पता चल गया कि कैंसिल करनी है तो वो जो पहले पैसे दिए हुए हैं वो वापस दे देंगे? सवालिया जी, पैसों के बारे में ना तो गवर्नमेंट सवाल करती है ना वो पूछेगी, तो ये वाला सवाल आपने मुझसे दोबारा नहीं करना कि पैसे वापस मिलेंगे या नहीं, ये क्वेश्चन हमने आंसर नहीं करना होता। सो वो वापस कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि मिस्टेक आपकी होती है, राइट। अगर मिस्टेक उनके एंड पे होगी तो वो वापस कर देंगे, अगर आपकी जानबूझ के मिस्टेक है तो कोई क्यों करेगा वापस? फिर तो अच्छा। आप ही लायबल हो ना उसके लिए। बट हाँ सही। नो बडी आस्क क्वेश्चन लाइक दैट। एग्जाम में ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा कि प्रीमियम वापस होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन कभी नहीं कोई पूछेगा, आप भी ना पूछें। ठीक है। अच्छा ठीक। ओके। ऑल राइट। सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन अबाउट दिस कंटेस्टेबिलिटी पीरियड? क्लियर? यस महानूर। अच्छा, मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था क्योंकि पहले सॉरी मैं पहला वाला कुछ रिपीट करूंगी। जैसे कि आपने पहले डिस्कस किया था कि एनी फ्रॉड कैन कैंसिल योर कॉन्ट्रैक्ट, या राइट? तो उसमें जैसे कि फ्रॉड में आपने एग्जांपल दिया था सिगरेट का। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने विद इन 2 इयर्स हम लोगों ने कुछ नहीं बताया, एंड फॉर एग्जांपल विद इन 2 इयर्स आप सिगरेट पी रहे हो एंड आपने विद इन 2 इयर्स छोड़ दिया, या फिर आप सिगरेट नहीं पीते थे और आफ्टर 2 इयर्स आपने शुरू किया है, तो उसमें क्या मतलब, उसमें क्या होगा फिर? देखिए, 2 साल के बाद कम आपका प्लान जो है ना वो सॉलिड हो गया है, समझ लें 2 साल प्रोबेशन पीरियड है। हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो उस पर 6 महीने 3 महीने प्रोबेशन पीरियड होता है ना। समझ लें ये प्लान ले रहे हैं ना, तो 2 साल प्रोबेशन पीरियड है, उसको आप कंटेस्टेबिलिटी पीरियड, उसका सादा लफ्ज है प्रोबेशन। 2 साल पूरे हो जाएंगे, प्रोबेशन डन हो गई। अब जो हो गया था, जो नहीं हो गया था, अब कुछ नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज गोइंग। लेकिन अगर आपने फ्रॉड कर रखा है ना, तो आपको प्रोबेशन पीरियड के बाद भी निकाल सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल फ्रॉड जो है वो उनका मतलब लाइक बीइंग अ स्मोकर इज अ बिग फ्रॉड दो? नो इट्स लाइक नॉट। इट्स नो। नॉट ओके। फ्रॉड। फ्रॉड ये है कि मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया था और मैंने नहीं बताया, ओ। ये है फ्रॉड। ठीक है। ओके स्मोकर ओके ओके है ना, कि मैं स्मोकिंग करता हूँ तो स्मोकर को अप्रूव तो करते हैं, उसके रेट ज्यादा होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है कोई मसला नहीं है, आप रेट बढ़ा के दे दो। वो फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड तो ये है कि मैं ऐसी चीज करूं जो कि सॉलिड मटेरियल चेंज है, जिससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, उस तरह की चीज। कि मुझे कोई बीमारी है मैंने डिस्क्लोज नहीं करी, मेरी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री है मैंने डिस्क्लोज नहीं करी, दैट इज अ फ्रॉड। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रही थी कि आपने सवाल किया तो मुझे वो याद आ गया, तो जो आए थे ना हमारे घर पर, तो उन्होंने ये क्वेश्चन मेरे हस्बैंड से किया था हम्म। कि आपने बताया नहीं, अब तो हो गया, अब कोई हो नहीं सकता, हम्म। समथिंग लाइक दैट कुछ डिस्कस हो रहा था हम्म। उसके स्मोकिंग के दौरान उसके लिए ना। Anyways, just तो just मैं focus on इसलिए वो this क्लियर करना part, चाह रही थी। that fraud is an attempt to get insurance that you otherwise will not get। समझ रहे हो मेरी बात? कोई ऐसी चीज कि आपको इशू हो ही नहीं सकती और आपने कुछ धोखेबाजी से इशू करवा लिए, तो वो फ्रॉड है। समझ रहे हो? अब उसमें एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, यू नीड टू फिल दोज आंसर्स। उसके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये मेडिकल हिस्ट्री से रेलेवेंट फ्रॉड करते हैं लोग, मेडिकल हेल्थ नहीं सही बताते हैं, दैट इज काउंटेड एज अ फ्रॉड। क्लियर हो गया? ऑल राइट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। तो दो तरह की असाइनमेंट होती है, एक एब्सोल्यूट असाइनमेंट, एक कोलैटरल असाइनमेंट। देखें असाइनमेंट क्या चीज़ है। मान लें कि मुझे एक कोई काम मिला, मैंने वो साद को असाइन कर दिया, इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? मुझे फिर वो मुझे साथ की जिम्मेदारी है। अगर मैंने अपने काम को किसी और को दिया है, ठीक है, तो वो फिर साथ की जिम्मेदारी है कि उसको कंप्लीट करे। एग्जैक्टली तो असाइनमेंट का मतलब है किसी और को दे देना कोई चीज़। लेट्स से मैं पॉलिसी ओनर था, अभी
I don't want to be policy owner anymore. I want to assign it to my wife. So I can do it. क्लियर? इसको कहते हैं असाइनमेंट. नाउ मेकिंग अ न्यू पॉलिसी ओनर. दो तरह की असाइनमेंट होती है. वन इज एब्सोलूट असाइनमेंट, वन इज कोलैटरल असाइनमेंट. एब्सोलूट असाइनमेंट क्या होती है कि मैंने किसी को अपना प्लान 100% असाइन कर दिया और मैं बीच में से अब खत्म हो गया हूँ. आई एम नो मोर कंसर्न. तो उसको क्या कहते हैं? एब्सोलूट असाइनमेंट. और जो कोलैटरल असाइनमेंट होती है ना, वो ये होती है कि मैंने किसी को गिरवी रखवा दिया अभी अपना प्लान, और कुछ अरसे के बाद मैंने कुछ पैसे ले लिए हैं या मैंने किसी बैंक के पास अपना प्लान गिरवी रखवाया एज अ कोलैटरल, एंड आई गॉट सम मनी फ्रॉम द बैंक. अभी जब मैं वो मनी वापस कर दूंगा तो मैं अपना प्लान क्या कर लूंगा? आई विल टेक द प्लान बैक. तो उसको कहते हैं कोलैटरल असाइनमेंट. क्लियर? कोलैटरल का मतलब है गिरवी. अगर मैंने एब्सोलूट किसी को दे दिया है तो नाउ आई कैन नॉट गेट द प्लान बैक. दिस इज एब्सोलूट असाइनमेंट, बट आई हैव गिवन द प्लान टू समबडी वेयर आई कैन गेट इट बैक. सो दिस इज अ कोलैटरल असाइनमेंट. Okay, now next important concept is what are the part of insurance contract. कौन कौन बताएगा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से हिस्से होते हैं? एप्लीकेशन, पॉलिसी इटसेल्फ, any document attached to the policy, and any amendment. Just remember these four things. Sometimes they ask you what makes the insurance contract. So these are the four things: application, policy, any document that is attached to the insurance policy, and any amendment, any changes made by you in that plan is part of the insurance contract, right? Okay, so now let's talk about some of the exclusions. Who can tell me about suicide clause? किसी ने वीडियो में सुना है? What is the suicide clause? Let's say मेरे पास एक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट था और मैं क्या किया कि आई आफ्टर within 2 years आई डाइड बिकॉज ऑफ सुसाइड. तो क्या डेथ बेनिफिट्स पे होंगे मेरी फैमिली को? नो, नहीं होंगे. नहीं ओके, होंगे। गुड जॉब. अगर मैं स्टोरी चेंज कर देता हूँ कि मेरे पास एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट था, बट आफ्टर 3 years मैंने सुसाइड कर लिया, तो अभी बेनिफिट पे होंगे बेनिफिशियरी को? जी पे होंगे पे. गुड जॉब साले जी, वेरी नाइस. तो जो कंटेस्टेबिलिटी पीरियड है ना, वो 2 years का होता है सुसाइड के अंदर भी. इफ माई डेथ was caused because of a suicide within 2 years, then there will be no benefit paid to my beneficiary. If I do suicide after 2 years, then there will be benefit paid to the beneficiary. Clear हो गया? All right. Okay, so there is also a difference between collateral loans and policy loans. Anybody read that in the video or heard that in the video? मैं बताऊं? बताएं बताएं. हाँ, कल जो हम लोन इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं वो टैक्सेबल इनकम होती है, वो पॉलिसी लोन होता है. ठीक ठीक है. है. कोलेटरल जो है, अगर हम अपनी पॉलिसी के एवज कोई लोन बैंक से लें वो कोलेटरल लोन होता है. ठीक है. और उस वो टैक्स फ्री होता है या टैक्सेबल होता है? टैक्स वो फ्री। टैक्स फ्री होता है. टैक्स फ्री होता है. गुड. कोलेटरल टैक्स फ्री है. और मेन जो याद, जो अगर हमने बैंक से लिया है पॉलिसी के लिए तो वो टैक्स फ्री है और वो कोलेटरल है, और अगर हमने इंश्योरेंस कंपनी से ही लिया है तो वो टैक्सेबल है. यही डिफरेंस इन दोनों में. चलें, गुड. मैं आपको बताता हूँ इसमें. देखिए, बहुत सारे लोगों को तो ये बात पता ही नहीं है कि आपकी जो इंश्योरेंस प्लान होता है उसके अंदर पैसे भी होते हैं जो आप निकाल के यूज कर सकते हैं. मेजोरिटी दुनिया को तो ये बात ही नहीं पता. उनको तो यही पता है कि बस उसके अंदर एक डेथ बेनिफिट होता है जो आपके ना होने के बाद ट्रांसफर हो जाएगा. लेकिन बहुत तरह के जो इंश्योरेंस प्लान होते हैं उसमें आपके पैसे भी ग्रो हो रहे होते हैं, तो उसमें से आप पैसे निकाल के यूज कर सकते हो. पैसे निकालने के ना दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं. पहला तरीका ये कि आप प्लान कैंसिल कर दो, जो पैसा पड़ा है उसमें से निकाल लो. ठीक हो गया. एक तो ये तरीका है, उसको कहते हैं सरेंडर. दूसरा तरीका ये है कि आप जिस कंपनी के साथ आपका प्लान है, आप उस कंपनी को बोलो कि भाई मेरे इतने पैसे पड़े हुए हैं, जमा हुए हुए प्लान में, मुझे इसमें से इतने पैसों का लोन दे दो. तो उसको कहते हैं पॉलिसी लोन. वो आपने कहाँ से लिया है? कंपनी से लिया है, जिस कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट था. वो लोन जो है ना, वो सम टाइम टैक्सेबल हो भी सकता है और टैक्स फ्री भी हो सकता है. एक दूसरा तरीका ये है. तीसरा तरीका क्या है कि मैं ना तो प्लान को कैंसिल कर रहा हूं, ना मैं कंपनी से लोन ले रहा हूं, मैं प्लान को उठा के आरबीसी बैंक के पास चला गया हूं, मैंने आरबीसी बैंक के पास कोलैटरल रखवा दिया प्लान को,
and now I am taking a loan as a collateral loan from RBC. जब मैं थर्ड पार्टी से लोन लूंगा ना, थर्ड पार्टी से, वो लोन ना हमेशा टैक्स फ्री होगा, उस पर मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा. दैट इज वाई इट्स ऑलवेज एडवांटेजियस एंड प्रेफर्ड दैट यू टेक मनी आउट ऑफ योर इंश्योरेंस प्लान थ्रू अ थर्ड पार्टी लोन. क्लियर है, जिसको कोलैटरल लोन कहते हैं. स्वान भाई, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन अबाउट कोलैटरल लोन और पॉलिसी लोन तो मुझसे पूछ सकता है. मैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, एंड लेट्स सी हु रेजेस हैंड. सो Amanda has $100,000 worth of cash value in her plan, right? She wanted to withdraw $50,000 from the plan for some need. She reached her advisor and she asked the advisor that I want to get $50,000 from my plan. What is the way to do? So the advisor said, you can go for a policy loan from the company. Now you tell me, if she goes for a policy loan from the company, what could be the problem in that? टैक्सेबल. Taxable. Very nice, Soleh ji. अगर वो, that's what I just said. If you go from the policy loan, जो कंपनी से लोगे तो वो टैक्सेस ट्रिगर करेगा. एंड लेट्स से सेकंड पार्ट, अबीरा तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर तो टैक्सेस बचाने हैं, 50,000 लोन चाहिए था बट टैक्सेस नहीं ट्रिगर करने, तो कौन से वाला लोन लेना पड़ेगा और कहाँ से मिलेगा? कोलैटरल लोन बैंक से मिलेगा. Exactly. So guys, everybody clear with this? What is the difference between collateral loan and policy loan? जी स्वान भाई. असद भाई, ये जो कलेक्टर जो लोन है, लोन है वो हम बैंक से क्यों लेंगे? नहीं आप कहीं से भी ले सिर्फ लो. मिलेगा ही बैंक से? कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन देता है, क्रेडिट यूनियन दे सकती है, वेस्टर्न यूनियन दे सकती है, नहीं बैंक दे सकता है. तो यानी प्राइवेट एजेंसी से नहीं ले सकते? मसलन कौन प्राइवेट एजेंसी? प्राइवेट एजेंसी जैसे WFG है, प्राइवेट है. नहीं, WFG तो एक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा, है. हम सब ओके ओके, वो डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग. ओके. आप किसी बैंक से लेंगे ना लोन, तो WFG तो लोन नहीं देता तो किसी को. दूसरा जो लोन है, जो दूसरा लोन है वो भी हम बैंक से लेंगे? हाँ, जैसे आप लोन लेने के लिए जब भी आप जाते हो ना, तो आप हमेशा बैंक के पास जाते हो, तो उसमें ए लेंडर होते हैं, बी लेंडर होते हैं. बी लेंडर ओके जो है ना, हाँ. वो प्राइवेट, बी लेंडर का लेना देना नहीं है. ये ए लेंडर प्योर बैंक से आप लोन लेंगे या किसी क्रेडिट यूनियन से आप लेंगे. ठीक है, जैसे ओके. जैसे मैन्यू लाइफ है, वो दे देती है आपको, क्रेडिट यूनियन है वो दे देती है आपको, बैंक दे देते हैं आपको. थर्ड पार्टी लोन तो आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है ना. ठीक हो गया, चलें. ऑल राइट कंडीशन होती है अगर लेना होता है तो? जी. थर्ड पार्टी का कोई कंडीशन होती है जब लेना होता है तो? अच्छा, वैसे दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा. सो बेसिकली ये पैसा आपका है जो प्लान के अंदर है, तो नो क्वेश्चन आस्क आपको लोन देते हैं, चाहे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो बुरा हो वट, क्योंकि ये तो आप अपने ही पैसे में से पैसा ले रहे हो ना. सो दिस इज द ओके. मोस्ट सेफेस्ट फॉर्म ऑफ लोन अवेलेबल आउट देयर. तो जब आप अपनी प्लान लेके जाते हो, इसीलिए एसेट काउंट होता है इस कंट्री में ना. आपने प्लान रखवा दिया, तो उन्होंने आपकी इनकम है नहीं है, आपकी एज है नहीं है, बैंक तो लोन देते हुए क्वेश्चन पूछता है ना, व्हाट इज योर एज, वापस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, जॉब है नहीं है. बट व्हेन यू टेक अ लोन अगेंस्ट योर ओन पॉलिसी, वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम बेयर मिनिमम क्वेश्चन आस्क करके आपको मिल जाता है, सो यू गेट द लोन इजीली, क्योंकि वो आपका लेकिन खुद का असद भाई, पैसा है. एक और चीज भी है, जो हम लोग लोन अपने ही अमाउंट से ले रहे हैं, हम्म. अपनी अमाउंट्स में निकाल रहे हैं, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा? देखें, आप जो लोन लेते हो ना, तो लोन हमेशा कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है. इसमें क्या है ना, दिस इज अ वे, इसमें आप इंटरेस्ट किसको पे कर रहे हो. लेट्स से, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. लेट्स से मेरे ही प्लान में $1,00,000 है, मैंने ही वो प्लान लेके चला गया आरबीसी के पास. आरबीसी मुझे मेरे ही प्लान में से $50,000 दे रहा है, बट मैं 5% जो है ना पे कर रहा हूँ. तो मैं वो 5% किसको पे कर रहा हूँ, आरबीसी को या खुद को? आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करें. RBC को? आरबीसी को. नहीं, मैं 5% खुद के ही प्लान में पे कर रहा हूँ. मैंने लोन तो अपने ही प्लान में वापस करना है ना, तो मैं इंटरेस्ट किसी को दे ही नहीं रहा. आई एम पेइंग बैक टू माई सेल्फ. ठीक है. तो नहीं, मैं अपने आप को जो पे कर रहा हूँ वापस,
जो लोन हम अब जो हम पे करते जाएंगे, हमारा लोन फिर वापस वहीं पे आता जाएगा, ऐसे ही है ना? आपके वो पैसे वापस जमा होते रहेंगे उसके अंदर। वो उसी जगह पे आते रहेंगे। हाँ लेकिन मैं एग्जैक्टली। ये कहने का मकसद है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? इंटरेस्ट तो उस पर लगेगा, बट इंटरेस्ट रिसीव कौन कर रहा है? आप ही रिसीव कर रहे हो। देखें, आपका प्लान 1 लाख का था, उस पे अगले साल लेट्स से 8% ग्रोथ आ जाती है, तो वो 1 लाख के ऊपर ग्रोथ आ गई, प्लान तो गिरवी रखा हुआ है ना आपने। राइट, प्लान तो ग्रो कर रहा है 1 लाख के ऊपर ही। आपने उसमें से 50,000 निकाल लिए थे, तो आप अगर उस पे 5 या 4% पे भी कर रहे हो, तो आप खुद को ही पे कर रहे हो, और आपका प्लान खुद ब खुद ग्रो भी कर रहा है। तो ये डिफरेंट तरह की पेमेंट है। ये दूसरा लोन की तरह की पेमेंट नहीं है। इसमें आप बैंक को पैसा नहीं पे कर रहे, इसमें आप खुद को पैसा पे कर रहे हो। क्लियर नहीं हुआ? नहीं क्लियर हो पाया? अच्छा, ओके। एक चीज और मुझे बताएं कि अगर मैंने इसमें से 50,000 निकाल दिया, 50 पीछे रह गया बाकी, नहीं, पीछे ठीक है? 50 बाकी नहीं रहा ना, पीछे 1 ही लाख पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके 1 लाख के ऊपर 50,000 का लोन ले लिया, हम्म। ठीक है, 1 लाख पड़ा हुआ है पीछे। हाँ और कल को मैं उसको किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से उसको बंद करवा देता हूँ, हाँ हाँ। ठीक है, यानी 3 साल के बाद मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए, आप बंद कर दो। हम्म। जो वो 50,000 मैंने लिया था, तो उसका क्या होगा? वो इसमें से काटेंगे, वो आपके ठीक है? 1 लाख में से काट लेंगे। 1 लाख में से काट लेंगे, और जो उसके ऊपर प्रॉफिट और जो भी होगा वो देंगे या नहीं देंगे? हाँ, तो बाकी जो आपके पैसे हैं वो आपको मिल जाएंगे। बाकी तो देंगे, जो उसके ऊपर प्रॉफिट होगा, जो ग्रोथ हुई होगी वो देंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने आपको आपके प्लान में से पहले ही 50 दे दिए थे। ठीक है, आपने वो पैसे जो है वापस ही नहीं किए, और लेट्स से आपने उसको क्लोज कर दिया है, तो वो आपको माइनस करके वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर लेकिन आप उसमें उसको, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन तो होगी ना, कि भाई आपने हमें पैसे वापस नहीं किए तो उसके ऊपर इतनी कटौती है, ये क्या है, कुछ ऐसा भी तो होगा। उस्मान भाई, उसके अंदर वो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो तो मैंने आपको बता ही दिया ना। जब आप उस किसी जगह पे जा रहे हो, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनका क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप वापस करो ना करो, हमारे पास तो सिक्योरिटी है। आपके तो उस प्लान में 1 लाख पड़ा ही हुआ है, आप नहीं दोगे तो वहां से निकाल लेंगे, सिक्योरिटी तो पड़ी हुई है ना उसके अंदर। ये ऐसा थोड़ी है कि आपने मुझसे 50,000 लोन ले लिया, आपका मेरे पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, अभी मुझे प्रॉब्लम है कि आप वापस करोगे या नहीं करोगे। आपके ही $1 लाख पड़े हुए हैं, मैंने उसमें से 50,000 आपको दे दिए, तो मैं तो सेफ ही हूँ। आप वापस नहीं करोगे तो मैं वहां से निकाल लूंगा, समझ रहे हो? सही। ठीक है ना, तो ये तो सिक्योर लोन कहलाता है ना। ये तो बेस्ट फॉर्म ऑफ लोन है, इससे ज्यादा सेफ लोन तो बैंक के लिए कोई होता भी नहीं है। ठीक हो गया? चलो, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। एनीबडी कैन टेल मी अबाउट राइडर्स। राइडर क्या होते हैं? देखिए, राइडर जो है ना, वो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको बेसिक प्लान पे अवेलेबल होते हैं। लेट्स से हम एक पिज्ज़ा बेसिक पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, चीज़ पिज़्ज़ा, तो वो सिंपल सादा सा आएगा। फिर हमें कोई लोग ऑर्डर करते हैं कि अच्छा जी हमें 2 टॉपिक ऐड करानी है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, 2 टॉपिक ऐड हो जाती हैं। तो राइडर का मतलब सिर्फ यही है कि आपने जो जो फीचर प्लान पे ऐड कराना है, वो आपको कई सारी ऑप्शन मिली होती हैं, आप उन राइडर्स को ऐड करते रहते हो। मगर आप जितने राइडर्स ऐड करते रहोगे, उतना प्लान की प्राइस बढ़ती रहेगी। ठीक हो गया? राइडर्स फ्री नहीं आते। जैसे चीज पिज्जा की बेस प्राइस है, उसके ऊपर आप कोई भी टॉपिंग ऐड करोगे, मीट ऐड करो, कुछ $2 $1.5 बढ़ता जा रहा है। दैट्स व्हाट राइडर इज। राइडर इज जस्ट अ टॉपिंग ऑन योर प्लान। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? ओके, हम्म, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज। एक बात कहूँ सर, जी जितने जी, अच्छे से कहिए। समझा रहे हो ना तुम, हाँ हाँ। ये अगर तुम मुझे एग्जाम में पहले से समझाते ना इस तरह से, मैंने सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ले। नहीं, सो दिस इज व्हाट आई एम इट्स रिकॉर्डिंग राइट सुपर नाउ। गुड, माशाल्लाह, जबरदस्त। चलो, ऑसम ऑसम, आई एम डूइंग इट, आई एम वर्किंग एक्स्ट्रा हार्ड, यू ऑल आई कैन। नो, मैं मतलब उससे रोका नहीं गया जितने अच्छे से तुमने समझा। चले, ऑल गुड। नहीं, असर जिस फ्लो से चल रहा है ना, इस लाइक के भाई, अगर तुम लोग इसके बाद भी पास नहीं हुए ना, तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। नहीं नहीं, एवरीबडी विल बी डन, एंड हम सभी का हाथ पकड़ के ही जा रहे हैं, और कोशिश मेरी यही है कि सभी समझ के करें, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आप लोग पास हो ना हो, असद ने सबको पास करा के जान छोड़नी है। एब्सोल्युटली, हाँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल है, अब तो असद पास हो ही जाएंगे। साले फिर जी ये पार्टी, फिर रिकॉर्डिंग हो पार्टी रही भी है। होगी। लेट्स स्टे बैक टू द टॉपिक। आई डोंट वांट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द टॉपिक। थैंक यू Distraction. सो मच। जो भी अप्रिशिएट कर रहा है, एंड लर्निंग है, लर्निंग में तो मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में। दैट्स इट, आई वांट कि हर हर कोई बहुत अच्छा करे लाइफ में। सो जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एएसओ। बहुत ही स्टूपिड सी चीज है, पता नहीं आपने वीडियो में तो नहीं इसका जिक्र हुआ, किसी ने वीडियो में सुना है व्हाट इज एएसओ?
नहीं है, वीडियो में नहीं है ये, ओके, सो मगर इसका सवाल आता है। इसका मैं सवाल आता है, हाँ, इसीलिए मैंने मैंने ये 2 दफा निकाला। देखा है। ठीक है। सो एएसओ इज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ओनली। उस्मान भाई, इसको अंडरस्टैंड करना है। लेट्स से ग्रुप प्लान की बात हो रही है। मैंने पहले बताया था कि लेट्स से मैं एक कंपनी हूं, तो मेरे 10 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, मैं उनके लिए ग्रुप प्लान लेना चाह रहा हूं। तो किसी इंश्योरेंस कंपनी से मैंने डील करके ग्रुप प्लान ले लिया। अभी ये है कि मैं बहुत बड़ी कंपनी हूँ, मेरे पास 10 नहीं 10,000 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, अब तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी के बजाय खुद ही उनको बेनिफिट दूं, अपने एम्प्लॉयज को खुद ही, कंपनी को इन्वॉल्व ना करूं किसी बाहर से। तो इसको क्या कहते हैं, एएसओ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ओनली। कि मैं इतना लार्ज एम्प्लॉयर था कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बॉदर ही नहीं किया उनसे प्लान लेना। मैंने कहा मैं अपने लोगों को खुद ही प्लान के बेनिफिट दे दूंगा। तो ये जो अरेंजमेंट होती है इसको कहते हैं एएसओ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ओनली। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है, ये हो सकता है कि मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी से कहूँ कि आप क्लेम मेरी बिहाफ पे लोगों के प्रोसेस कर दो, लेकिन बेनिफिट कौन पे करेगा, मैं खुद, नॉट द कंपनी। लेकिन मैं किसी की हेल्प ले सकता हूँ बाहर, किसी कंपनी को, कि आप इनकी एडजुडिकेशन देख लो, क्लेम प्रोसेस कर दो। बट पैसा किसके बैंक अकाउंट से जाएगा, मेरे खुद के बैंक अकाउंट से बेनिफिट पे होंगे, ना कि किसी इंश्योरेंस कंपनी से। तो इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ओनली। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो पूछ लें, अगर समझ में नहीं आया तो आई कैन रिपीट। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपने पेपर वर्क किसी से बाहर से करवा लिया, इन्वेस्टमेंट भी आपका सारा है, पेमेंट भी आपकी सारी है, सिर्फ आपने पेपर वर्क बाहर से कराया है, नथिंग एल्स। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और जो पेपर वर्क जिससे कराया वो कोई इंश्योरेंस कंपनी हो हाँ, सकती है, उसके लोग हो सकते हाँ, हैं। आसान लफ्जों में इसका यही मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। सो दिस इज एएसओ। तो उसमें जो फिर तो उसमें जो इंश्योरेंस है तो वो सारा कुछ फिर आप खुद ही डिसाइड करोगे, तो पैसे भी आप ही दे रहे हो? यस, सब कुछ आप खुद कर रहे हो एज अ कंपनी। नहीं तो ये इसमें इसमें सवाल क्या आएगा? जी। सवाल क्या आएगा इसमें? ये सवाल होता क्या है, बेसिकली ये होता सवाल क्या है? सवाल ये आ सकता है कि एक कंपनी है, तो वो उसके काफी सारे एम्प्लॉयज हैं, वो चाहती है कि अपने कंपनीज को खुद ही बेनिफिट देना। तो नीचे वो 4-5 ऑप्शन दे देंगे कि बताएं ये कौन सी अरेंजमेंट है, तो उसका आंसर होगा एएसओ अरेंजमेंट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ओनली अरेंजमेंट है। इस तरह का सवाल आएगा। ठीक है। अच्छा। ओके, गुड वन। चले जी, यहां तक हम आ गए। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड देर विल बी अ कंप्लीट सब्जेक्ट ऑन दैट, जो हमारा 4th मॉड्यूल है सेग्रीगेटेड फंड का। उसमें हम एनविटीज पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा टच बेस जो है ना अब इन्वेस्टमेंट की साइड आ रही है, तो मैं अब उसकी तरफ जाने लगा हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज एनविटी। किस किस को एनविटी समझ समझ में आई हुई है और एनविटी का पता है, एनविटी क्या होती है? कौन बताएगा? किरण जी, आपने कितनी वीडियो देख ली है? मैं एक देख पाई हूँ उससे तभी तक, लेकिन वो भी मैं पूरा नहीं देख सकी हूँ। ओके। एथिक्स का जो फर्स्ट है वो मैंने देखा है थोड़ा सा, जिसमें वो बता रहे हैं इंटरेस्टिंग चीजें, काफी इंटरेस्टिंग है चीजें, ठीक तो है। समझ आ रही है जी। ओके, एनविटीज जो है ना वो बहुत लोगों को ना पल्ले ही नहीं पड़ती। एनविटीज ऐसी चीज है जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोगों को ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि इसका नाम भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एनविटी। देखें, किसी को ये पता है कि इंडिया में एफडीज क्या होती हैं? एफडी, इंडिया में एक चीज होती है फिक्स डिपॉजिट, एक टर्म यूज होती है। किसी को पता है फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एनविटी क्या होती है? ओ सॉरी, एफडी क्या होती है? यस मेरीन। फिक्स डिपॉजिट ये होता है कि आपने कोई अमाउंट है वो आपने बैंक के पास रखवाया है, ठीक है, एक मुद्दत के लिए। हम्म। ठीक है, वो मुद्दत आप जब तक पूरी नहीं होगी आप उसको निकलवा नहीं सकते। अगर आप निकलवाते हैं हम्म। देन यू हैव टू पे द पेनल्टी। हम्म। ठीक है, लेकिन वो जब तक 10 ईयर्स, जैसे 10 ईयर्स ये पाकिस्तान में भी होता है। हम्म। ठीक है, इसको डिफेंस बॉन्ड कहते हैं, आई ठीक गेस। है। ठीक है। तो आप उस टर्म तक पूरे होने तक, उसको कहते हैं आप मेच्योर होना, जब तक वो मेच्योर नहीं होगी आप उसको नहीं निकलवा सकते। जब वो मेच्योर हो जाएगी तो आप उसके ऊपर उसको निकलवा सकते हैं। ठीक है, और उस पे फिर वो उस टाइम पे वो आपको पैसा, मतलब जितना भी उसके ऊपर इंटरेस्ट जमा होगा फॉर एग्जाम्पल, या क्या कहते हैं एक्स्ट्रा पैसे जहां पे भी वो इन्वेस्टमेंट हुई है, तो हम्म। वो उसके साथ आपको मिलेंगे। जैसे अगर किसी ने 1 लाख का लिया हुआ है, हम्म। फॉर एग्जाम्पल 10 साल बाद उसको 1,50,000 मिलने होंगे, तो वो फिर उसको उसको 1,50,000 मिलेंगे। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हम्म। देखिए, हमेशा लोगों का मसला क्या होता है, कोई 60, 65 की, 70 की एज में है, उनके पास कुछ पैसे पड़े हैं,
लेट्स से $1 लाख पड़े हैं। अब उनको अगर वो $1 लाख जमा करवा देंगे कहीं 10 सालों के लिए, तो उनके पास तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ जाएगा ना यूज करने के लिए। तो वो तो पैसा उनके पास अभी नहीं आ रहा 10 साल के लिए, उनके पास लाख था, तो लोग करेंगे ही क्यों ऐसा। तो एनविटी एक ऐसी चीज है कि आपको आपका कैश फ्लो नहीं रुकता। लेट्स से मेरे पास $1 लाख थे, मैं 65 ईयर्स का था, मुझे एक एडवाइजर आता है, वो मुझे कहता है कि आप अपने $1 लाख इस कंपनी को दे दो, वो आपको ना रेट ऑफ रिटर्न भी देंगे, फंड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, आपकी ग्रोथ भी होती रहेगी पैसों की, मगर साथ साथ आपकी मंथली पेमेंट भी शुरू हो जाएगी। तो जो आपके बिल है ना, जितने भी बिल हैं, वो आप अपना उसका हिसाब लगा लो, मंथली आपके एक्सपेंसेस वो आपको पे करते रहेंगे, आपका पैसा सेफ भी हो गया, कोई चुरा भी नहीं सकता, पैसे पे ग्रोथ भी आना शुरू हो गई, और आपको मंथली उसमें से किस्तें भी मिल रही हैं। उसको कहते हैं एनविटी। सिंपल, कि मैंने अपना लमसम पैसा उठाया, किसी कंपनी को दिया, उनसे कहा कि भाई मुझे $1 लाख की जरूरत राइट अवे नहीं है, मुझे 5-5 हजार करके देते रहो, बट मेरे पैसे पे ग्रोथ भी होती रहे और मुझे 5-5 हजार भी मिलता रहे। तो उसको मैंने क्या किया, मैंने एनविटी का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। समझ रहे हो, ये सादा लफ्जों में एनविटी ये होती है कि मुझे मंथली पैसा भी मिलता ना, मेरा कैश फ्लो नहीं रुका, मेरे बिल वहां से जाते रहे और मेरे पैसे पे ग्रोथ भी आ रही है। ठीक है, क्लियर है, दिस इज एनविटी। अब एनविटी की दो टाइप्स होती हैं, वन इज लाइफ एनविटी, वन इज टर्म एनविटी। लाइफ एनविटी मींस कि मैंने $1 लाख, मैं 60 ईयर्स का था, मैंने लाइफ लॉन्ग के लिए दे दिया कि भाई मेरी इंस्टॉलमेंट ऐसे बना दो कि अप्रोक्सीमेटली मैं जितना भी जीता हूं मुझे उसमें से पैसा आता रहा है, दिस इज नोन एज लाइफ एनविटी। और एक मैंने मुद्दत चूज कर ली कि भाई मुझे 10 साल के लिए जो है ना मंथली पैसा आता रहा है, उसको क्या कहते हैं, टर्म एनविटी। क्लियर हो गया। सो इफ माई एनुइटी पेमेंट, मंथली पेमेंट इज ऑल माई लाइफ, इज नोन एज अ लाइफ एनुइटी। इफ दैट इज ओनली डिसाइडेड फॉर फ्यू years, 10 or 20 years, then it is known as term annuity। क्लियर है। लेट्स से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपने आंसर देना है तो मुझे अंदाजा होगा। अबीरा, माई क्वेश्चन इज टू यू। साद के पास $75,000 थे, मैं साद का एजेंट था, मैंने साद से कहा साद ये $75,000 की एक एनविटी कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लो, आप मुझे ये बताओ आपका मंथली एक्सपेंस कितना होता है। साद ने कहा कि मेरा मंथली एक्सपेंस $3,000 है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपका $75,000 ले लेता हूँ, उसके ऊपर 7-8-9 जो भी ग्रोथ आ जाएगी तो आपका पैसा ग्रो भी होता रहेगा, बट मैं क्या करूंगा ना, आपको मंथली 3,000 उसमें से देता रहूंगा। तो ये एनविटी कॉन्ट्रैक्ट साद ने मेरे से ले लिया। बट अब साद ने मुझे कहा कि भाई मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, सात 60 ईयर्स का था, तो मैंने कहा आपकी फैमिली लाइफ हिस्ट्री क्या है, उसने कहा 85 ईयर्स तक, 80 ईयर्स तक जीते हैं हमारी फैमिली में। तो मैंने कहा आप लाइफ लॉन्ग लेना चाहते हो या एक मुद्दत के लिए लेना चाहते हो। साथ ने मुझे कहा कि मैं 10 सालों के लिए लेना चाहता हूँ। तो ये कौन सी वाली एनविटी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। टर्म। गुड जॉब, क्योंकि मुद्दत डिफाइन हो गई है। और अगर साथ कहता नहीं मुझे लाइफ लॉन्ग चाहिए, तो ये कौन सा हो गया उस्मान भाई। नहीं अंडरस्टैंड वो। अच्छा, नहीं अंडरस्टैंड। लाइफ हुआ। ओके, सो वो लाइफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दैट मीन्स साथ कह रहा है कि जब तक जिंदा रहूंगा मुझे 3,000 मंथली पेमेंट उसमें से आती रहे, वो हो गया लाइफ कॉन्ट्रैक्ट, एनविटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। बाकी ये है कि आई कैन नॉट गो बैक, ये रिकॉर्ड जब हो जाएगा तो ये फिर मैं जो आपको एनविटी है वो लाइफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। देखिए मैं यही बता रहा हूँ कि वो आपकी चॉइस है। दो तरह के एनविटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक लाइफ कॉन्ट्रैक्ट, एक टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जो पूरी लाइफ के लिए होगा वो लाइफ एनविटी है, जो सिर्फ 8-10-15-20 सालों के लिए होगा वो टर्म एनविटी है। ठीक हो गया। टर्म एनविटी। आप ये बताओ एनविटी समझ में आ गया, एनविटी होती क्या है। एनविटी जो हम लोग पैसा रखवा रहे हैं उसी को बोलेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये है कि ये वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास लिंक आ जाएगा, तो आप बार बार उसको सुन भी सकते हो, तो यू विल गेट बेटर नॉलेज अबाउट इट। ठीक है। अच्छा, एनविटी से रेलेवेंट क्वेश्चन, लेट्स से दो होते हैं, एक इमीडिएट एनविटी होता है, एक डेफर्ड एनविटी होता है। डेफर्ड का मतलब है देर से शुरू होना, कुछ टाइम के बाद डेफर कर रहा हूं मैं अपने टैक्सेस को डेफर कर रहा हूं। तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इमीडिएट एनविटी, डेफर एनविटी। इमीडिएट एनविटी कौन सा होगा, मेरी आपने रखवाए मेरे पास $50,000, आपको आप कह रही हो कि मुझे अगले महीने से ही 2-2 हजार चाहिए, ये कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा एनविटी का, इमीडिएट या डेफर्ड। इमीडिएट। इमीडिएट, क्योंकि आपको अगले महीने से ही पेमेंट चाहिए। अगर आप मुझे कहती कि नहीं मुझे पहले 3 साल कुछ नहीं चाहिए, मुझे चौथे साल से 2-2 हजार मंथली देना, तो ये कौन सा होगा। ये डेफर्ड होगा, जिसमें हम चॉइस कर सकते हैं कि हमें फौरी तौर पे नहीं चाहिए, हम कुछ अरसा उसके अंदर मुयन कर सकते हैं कि इस अरसे के बाद चाहिए होगा, वो एग्जैक्ट, डेफर्ड है।
ठीक हो गया। सो दैट्स डेफर्ड एनविटी कॉन्ट्रैक्ट। अभी एनविटी कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो पूछते हैं हु इज इन्वॉल्व इन एनविटी कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ चीजें हैं, जैसे हमने देखा था ना कि पुराने उसके अंदर जब आप एक लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें पॉलिसी ओनर होता है, फिर उसमें लाइफ इंश्योर्ड होता है, फिर उसमें बेनिफिशियरी होता है। इसी तरह एनविटी के अंदर भी कुछ लोग होते हैं। ठीक है। तो पहला, एनविटी में एक बंदा होता है जिसको इंश्योरर कहते हैं। इंश्योरर कौन है? हमेशा इंश्योरेंस कंपनी होगी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सन एनविटी में होता है पॉलिसी होल्डर। ये कौन बंदा है? जो रखवा रहा है पैसे कंपनी के पास, वो पॉलिसी होल्डर हो गया। नाउ डिफरेंस कहाँ आ रहा है? देयर इज अ टर्म यूज्ड एज एनुइटेंट और लाइफ इंश्योर्ड। ये वो बंदा खुद भी हो सकता है और किसी और की लाइफ भी रखवा सकता है, जैसे प्लान होता है। तो लेट्स से मैंने किसी की लाइफ के ऊपर एक एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, तो मैंने जिसकी लाइफ के ऊपर बाय किया उसको क्या बोलेंगे? एनुइटेंट। ठीक हो गया। और लाइफ इंश्योर्ड। क्लियर हो गया। मैंने जिसकी लाइफ के ऊपर एनविटी का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया उस पर्सन को बोलेंगे एनविटेंट। और बेनिफिशियरी जो होगा इस एनविटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको कहेंगे एनविटी गारंटी या पेई। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है। नॉर्मली पेई वो होता है जो पैसे पे करता है, बट एनविटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर पेई का वर्ड आपको समझ में आ रहा है या नजर आ रहा है, तो ये वो वर्ड है जो बेनिफिशियरी है, जो एनविटी में से पैसे क्या करेगा? रिसीव करेगा। उल्टा है कॉन्ट्रैक्ट ये। तो पेई और एनविटी गारंटी इज अ पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द एनविटी कॉन्ट्रैक्ट। असद एनविटेंट भाई कौन? रिपीट कर देंगे जो ऑल अभी राइट, आपने इसे बताया ना थोड़ा सा। ओके, लेट मी पुट इट इनटू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर लोगों से पूछते हैं तो क्लियर होगा। लेट्स से साद ने अप्लाई किया है एनविटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है। साद ने मेहरीन को बनाया है एनविटेंट। दैट मीन्स मेहरीन की लाइफ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है। और उस्मान भाई को बनाया है एनविटी गारंटी। तो मुझे ये बताओ पैसा रिसीव कौन करेगा? पेमेंट मिलेगी किसको इसमें? उस्मान भाई को शायद यस, मे बी पेमेंट। पेमेंट उस्मान भाई मिलेगी को मिलेगी। एनविटी गारंटी को। एनविटी गारंटी मैंने उस्मान भाई को बनाया था ना, तो पेमेंट इनको रिसीव होगी। ये पेई भी हो सकते हैं। ठीक है। पेई और एनविटी गारंटी सेम चीज है। अभी मुझे ये बताओ लाइफ इंश्योर्ड कौन था साथ इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? मेहरीन थी। यस, क्योंकि मेहरीन एनविटेंट थी। ठीक है। और तुम ओनर हो। तो क्लियर है गाइस, ये चीजें क्लियर है। स्वान भाई आपका क्वेश्चन है तो पूछ हम्म? असल भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो एनविटी है, लें। जब इमीडिएट एनविटी की बात करूँ, अच्छा। अगर हमने खरीदी हम्म, आज, हमने खरीदी है उसको, 15 ईयर्स के लिए लिया उसको, हम्म, और पता लगा सेकंड डे डेथ होगी, तो हम्म, क्या उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। किसको मिलेगा? एनविटी की गारंटी को मिलेगा। एनविटी की गारंटी को मिला, अगर उसने गारंटर रखा ही नहीं है तो फिर? गारंटर उसने नहीं रखा तो वो पैसा जो है फिर वो उसकी स्टेट में चला जाएगा। ये वो किसी को भी नहीं मिलेगा, फिर वो नहीं, उसने स्टेट के पास उसने जाएगा। नेम ही नहीं किया, वो स्टेट में चला जाएगा, उसकी जायदाद में चला जाएगा, उसको टैक्स लगेगा फिर। मेरा भी अच्छा, एक जो सवाल है। स्टेट बोलते हैं वो उसकी जायदाद को बोलेंगे। हाँ, स्टेट जायदाद है। लेट्स से मैंने किसी चीज में बेनिफिशियरी नेम नहीं किया तो मेरा सारा पैसा मेरी अपनी जायदाद में पड़ा चला जाएगा। मसला ये है कि इस कंट्री के अंदर जायदाद टैक्सेबल है। बेनिफिशियरी को जो पैसा मैं जोड़ दूंगा ना वो टैक्सेबल नहीं होता। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है ना? ओके। तो इसलिए बेनिफिशियरी नेम करने में फायदा हो जाता है बहुत ज्यादा, कि मेरा पैसा टैक्स बाईपास कर जाता है। अगर वो बेनिफिशियरी नेम नहीं करूंगा तो सारा पैसा मेरी जायदाद में चला जाएगा, जायदाद पे लगना है टैक्स। ठीक हो गया। ओके। तो ये उस्मान भाई इसको ना और क्लियर इसमें करें। आप कंफ्यूज जो मुझे लग रहा है ना आपके सवाल से, वो ये लग रहा है कि आप STATE कर रहे हैं। ये वो दूसरा स्टेट है, ESTATE। इसको जायदाद कहते हैं। हम्म। अगर आपके ये सामने हम वर्ड लोगों ने कल कल ही किया था, ये जो हमने कल किया विल था, वाली ये कल जो रिवीजन बात किया था, किया। मगर आप हाँ, कंफ्यूज हुए इस सवाल से। अच्छा, चलिए। यहाँ पे ना नोट्स में एक बात लिखी हुई है, वो मुझे पता नहीं, समझ नहीं आई। इफ वी इन इसमें एग्जाम्पल करके है, इफ वी इन्वेस्टेड 1 लाख, नहीं आई मीन 10,000, पता नहीं, आई थिंक 1 लाख ही है, सॉरी माई मिस्टेक, एंड started getting monthly payment of $700, and then we need to withdraw 20,000 after we receive our first installment, we cannot withdraw the money। ये वाली बात भी जरा क्लियर करते हैं सब भाई। देखो, आप अगर, मैं जिस रोड पे जा रहा हूँ अगर आप उससे 2 स्टॉप आगे पहुंच जाओगे तो आई कैन नॉट हेल्प यू।
मैं तो बस में बैठ के जा रहा हूँ, अगर बस तो एक एक स्टॉप पे करके उतरेगी ना। नाउ योर क्वेश्चन इज वेयर आई एम गोइंग टू कम आफ्टरवर्ड्स। तो अगर तुम अभी से पूछोगे तो वो नहीं होगा, तो अच्छा नहीं, यहाँ पे हेडिंग डाल के यही बात लिखी हुई थी तो इसलिए मुझे तो तो मैंने वो वो नहीं लिखा। इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, तो अभी मैं उसके ऊपर आता हूँ। अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो बताओ कि ये क्लियर है कि एनविटी क्या होता है, एनविटेंट कौन होता है, एनविटी गारंटी कौन होती है, क्या ये समझ में आ गया? दैट इज माई टॉपिक एट द मोमेंट। आ गया। ठीक हो गया ना? अगर ये समझ में आ गया तो अब मैं नेक्स्ट आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है। वो कहता है कि अगर आपने कोई रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है ना, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसकी एग्जांपल क्या है? RRSP, जो भी TFS है, ये रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने एनविटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स में बाय किए ना, तो पॉलिसी होल्डर, एनविटेंट और एनविटी गारंटी तीनों एक ही बंदे होंगे। ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। अगर आपने कोई गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड अकाउंट बाय किया है ना एनविटी में, जैसे RRSP, RRIF, TFSA, तो पॉलिसी ओनर भी मैं ही हूँ, एनविटेंट भी मैं ही हूँ, एनविटी गारंटी भी मैं ही हूँ। क्लियर है ये बात? और अगर मैंने गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बाय नहीं किया, तो ये तीनों लोग डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक हो गया? दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। in a registered product, all annuitant policy holder and annuity guarantee can be same person, it will always be same, लेकिन outside government ये different लोग हो सकते हैं। तो this is important question to remember। अब आ जाते हैं जो अबीरा पूछ रही है, immediate annuity and deferred annuity। So let's say अबीरा, you settled up a immediate annuity contract, that means तुमने मुझे पैसे दिए 20,000, मैंने तुम्हें 1,000 करके ऑलरेडी 2 किस्तें दे दी हैं। अब तुम कह रहे हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ करना चाह रही हूँ, सरेंडर करना चाह रही हूँ, तो ये अलाउड नहीं है। दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग, ये परमिटेड नहीं होगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट चूज किया था इमीडिएट एन्युटी का, ऑलरेडी 2 पेमेंट्स आपको मिल भी गई। अब आप बैकअप नहीं कर सकते, बैकआउट नहीं कर सकते इसमें से, ये उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन है। बट अगर आपने डेफर्ड एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट बाय किया होता कि नहीं, मुझे 3 साल बाद पेमेंट लेनी है, तो आप बैकआउट कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब वो जरा एग्जांपल रीड करो, फिर मुझे बताओ कि वो सभी को समझ में आ रही कि नहीं। इसमें एग्जाम्पल ये दी हुई है। हाँ, if we invested 1 lakh and started getting monthly payment of $700 and then we need to withdraw 20,000 after we receive our first installment, we cannot withdraw that money. पता लग गया? वही बात है ना जो मैं बता रहा हूँ कि आफ्टर वी रिसीव्ड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम विड्रॉ नहीं कर सकते अब उस प्लान को, वो अब चलेगा। इमीडिएट एन्युटी, वंस यू स्टार्टेड रिसीविंग मनी यू कैन नॉट विड्रॉ, बट डेफर्ड एन्युटी में यू कैन विड्रॉ। क्लियर है ये? सो Okay. next question, next thing is structured settlement. There is always a question coming on this structured settlement। स्ट्रक्चर्ड सेटलमेंट एक एनविटी की एक टाइप है। ये क्या होता है कि लेट्स से 2 लोगों में से एक बंदे ने, लेट्स से प्रीमियम एग्जांपल इज कि मेरी गाड़ी से किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, कोई बंदा रोड पे चल रहा था, मेरी गाड़ी गलती से लग गई उसको, उसने मुझे सू कर दिया, अभी कोर्ट में चला गया मामला। तो कोर्ट ने मुझे कहा कि असद साहब आप एक एनविटी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करें, और एक वन टाइम पेमेंट जो है ना, ये मिस्टर उस्मान को आपने पे करनी है, क्योंकि आपकी वजह से उस्मान साहब का जो है ना ये हेल्थ का लॉस हो गया है या जो भी लॉस हो गया है। तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड सेटलमेंट। और ये कौन ऑर्डर करता है? कोर्ट ऑर्डर करता है। कोर्ट ने कहा कि मैंने एक वन टाइम एन्युटी बाय करनी है और उस्मान भाई को उसके बेनिफिट देने हैं। सो दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड सेटलमेंट। और अच्छी बात क्या होगी कि उस्मान भाई को इस पैसे को रिसीव करके टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो स्ट्रक्चर्ड सेटलमेंट टैक्स फ्री होती है, वो आपकी इनकम का हिस्सा काउंट नहीं होती। क्लियर हो गया? उस्मान भाई क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर दो किसी बंदे की गलती से किसी दूसरे का लॉस हुआ है और मामला कोर्ट तक चला गया है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि भाई एक एनविटी बाय करो और दूसरे बंदे के नाम पे वन टाइम पेमेंट उसको जानी चाहिए। गाड़ी से। बट वो वन टाइम पेमेंट, एनविटी अगर स्ट्रक्चर्ड सेटलमेंट है तो वो टैक्स फ्री होती है। ठीक हो गया? तो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर्ड सेटलमेंट। ओके, नेक्स्ट, हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेग्रीगेटेड फंड एंड म्यूचुअल फंड? किसी ने म्यूचुअल फंड का नाम सुना है? ओके, उस्मान भाई आपने सुना है? एनीबडी एल्स रेज योर हैंड अगर म्यूचुअल फंड का नाम सुना है। एनीबडी हर्ड द नेम ऑफ म्यूचुअल फंड?
जी, सेटलमेंट जो है ग्रुप का है और म्यूचुअल फंड है ओनली वन। व्हाट? क्या कह रही जी, हैं? मैं गलत कह रही हूँ मैं, सॉरी। चलें, ऑल राइट। सो उस्मान भाई, आप बताएंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड? एक है। मनूर, आप बताओगी व्हाट इज म्यूचुअल फंड? मैंने सिर्फ नाम सुना हुआ है, मुझे आइडिया नहीं है ओके, ऑनेस्टली। देखिए म्यूचुअल फंड क्या है ना, कि जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, ये टेस्ला में, एयर कनाडा के स्टॉक्स में, हियर एंड देयर, वो लोग खुद से करते हैं। टाइप ऑफ, जी बेसिकली ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जी 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 जी। तो स्टॉक में किसी मार्केट में किसी जी स्टॉक में या मार्केट में करने जी के लिए। भाभी जी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखें, हम जब खुद से कोई चीज बाय करते हैं तो हम एक एक कंपनी के स्टॉक बाय करते हैं, कुछ एयर कनाडा के ले लिए, कुछ को वो अकेले अकेले करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है ना, एक पूरा उन्होंने ना फंड सा बना रखा होता है जिसमें 8-10 कंपनियां डाल रखी होती हैं, तो आप वो फंड ही बाय कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा उन सारी कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है। सही। इट्स इट्स फंड में इन्वेस्ट करना इसलिए अच्छा होता है ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाए। भाई मैं एक ही कंपनी के स्टॉक ले लूंगा, वो डूब जाएगी तो मैं भी डूब जाऊंगा। अगर मैंने 10 कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं $100 से, तो एक अगर डूब भी, अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रही, तो दूसरी कर रही होगी, तो मेरा फंड अच्छा चल रहा होगा। क्लियर हो गया? फंड इज अ वे टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अब म्यूचुअल फंड और सेग्रीगेटेड फंड में आपको एक ऐसा डिफरेंस बताता हूँ कि आप लाइफ में नहीं कभी भूलोगे। ये दोनों एक ही चीज होती हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी बैंक से बाय कर रहे हो तो वो उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी इंश्योरेंस कंपनी से बाय कर रहे हो तो उसको सेग्रीगेटेड फंड कहते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, दैट्स इट। एक ही चीज है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बैंक से बाय की है, इफ यू बॉट परचेज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ बैंक, इट्स नोन एज म्यूचुअल फंड। इफ यू हैव परचेज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी, इट इज नोन एज सेग्रीगेटेड फंड। सिंपल। अब आप मुझे ये बताओ कि कभी बैंक में, वेन एवर यू वेंट टू बैंक इन योर होल लाइफ, डिड बैंक एवर आस्क यू फॉर द बेनिफिशियरी? कभी बैंक ने पूछा आपसे बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी बताओ उस्मान भाई? कर दे उसकी। असद भाई, इसको रिपीट कीजिएगा जरा प्लीज। आप बताएं। क्या कह रहे हैं? मैंने रिपीट। कहा जो आप अभी आखिरी समझ नहीं आया मुझे, आपने जो लास्ट बोला लाइन। ओके, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी बैंक से परचेज करते हैं तो उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। जी। अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी इंश्योरेंस कंपनी से परचेज करते हैं तो उसको सेग्रीगेटेड फंड कहते हैं। जी। प्राइवेट बोलेंगे। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आप कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आप बैंक में गए हो, बैंक ने आपसे बेनिफिशियरी के नाम पूछ रहा हो कि भाई बताओ बेनिफिशियरी कौन है या ये कौन रखना है, कभी ऐसा किसी को याद आता है? जी, लॉकर मैंने में। इंश्योरेंस एक खरीदी तो उसमें पूछा उसने, बेनिफिशियरी का नाम पूछा। इंश्योरेंस में तो पूछेंगे पूछेंगे, बैंक से अगर आप कोई और इन्वेस्टमेंट लेते हो तो वो सर RESP में पूछते हैं। हाँ, इसमें लॉकर में पूछते हैं आपका बेनिफिशियरी का नाम। ओके। सो यस, जो भी रजिस्टर्ड अकाउंट होता है ना, उसमें बेनिफिशियरी का नाम बैंक पूछेगा। जैसे RESP रजिस्टर्ड अकाउंट है, RRSP रजिस्टर्ड अकाउंट है। अदरवाइज बैंक के साथ अगर आप वैसे इन्वेस्टमेंट करोगे ना जाके म्यूचुअल फंड में, तो वो कोई बेनिफिशियरी नहीं पूछते, क्योंकि उसमें क्रेडिटर प्रोटेक्शन नहीं होती बैंक में। यही प्रॉब्लम है कि मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि बैंक इज नॉट सेफ। आप जो पैसा बैंक में ग्रो कर लोगे, कल को आप नहीं रहे तो वो सारे पैसे पे पहले क्रेडिटर्स का राइट होगा, फिर आपकी फैमिली का राइट होगा। इससे बेहतर है कि कोई फर्क ही नहीं है, आप पैसा इंश्योरेंस कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर लो सेग्रीगेटेड फंड में। उसमें क्या होगा, सेम रिटर्न है, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। बस आपके पैसे के ऊपर आपको क्या मिल गई है, आप बेनिफिशियरी नेम कर सकते हो, तो आपको एक क्रेडिटर प्रोटेक्शन मिल जाती है कि भाई ये पैसा आपकी फैमिली के पास ही जाएगा, कोई और इस पे क्लेम नहीं कर सकता। तो ये सिंपल डिफरेंस है सेग्रीगेटेड फंड का और म्यूचुअल फंड का। अब अगर ये बात मुझे पता है तो मैं तो पागल ही हूँगा जो अपने पैसे बैंक के पास इन्वेस्ट कर दूं, जिसके ऊपर कल को पहले क्रेडिटर को राइट मिलेगा और फिर कंपनी को। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। सेम इन्वेस्टमेंट जब बैंक से खरीदोगे तो म्यूचुअल फंड कहलाती है, सेम इन्वेस्टमेंट जब इंश्योरेंस कंपनी से लोगे तो सेग्रीगेटेड फंड कहलाती है। ये अच्छा, भूलेगा। एक अच्छी चीज़ है जो अभी आपसे पता लगी कि बैंक के पास जाएंगे तो वो ऑलरेडी क्रेडिटर पहले आ जाएगा लेने के लिए। जी हाँ, जी हाँ, और क्योंकि जो सेग्रीगेटेड होगा जिससे कंपनी से ली हुई है किससे, हम्म, तो इसका मतलब है उसके ऊपर क्रेडिटर पहले नहीं आएगा। हाँ। देखिए उसकी सिंपल बात है, इंश्योरेंस हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है ना, तो इसी तरह आप जब इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी के साथ खोल लेंगे तो वो आपको प्रोटेक्शन का फीचर फ्री में दे देगी। बैंक प्रोटेक्ट नहीं करता, बैंक का काम नहीं है प्रोटेक्ट करना, तो बैंक आपको वो फीचर दे ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है।
बाकी इन दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये अगर आप समझ गए तो ये पूरी दुनिया का सवाल है कि भाई ये क्या होता है म्यूचुअल फंड और सेग्रीगेट फंड। सादा लफ्जों में, इन्वेस्टमेंट बैंक से खरीदी है तो म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी से ली है तो सेग्रीगेटेड फंड। बैंक ने प्रोटेक्शन नहीं देनी, इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलवेज देनी है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि बाकी तो कोई फर्क नहीं है, व्हाट डू यू वांट टू डू। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। Now let's come on to the pension plan. Pension plans are very important. इस कंट्री में लोगों को पेंशन रिसीव होती है बट उनको ये नहीं पता किस तरह की पेंशन होती है। तो दो तरह की पेंशन प्लान होता है। वन प्लान इज नोन एज DBPP, डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान, और दूसरा पेंशन प्लान होता है DCPP, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान। देखिए दोनों में सिंपल सा फर्क है। जो DBPP है ना, डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान, उसमें पेंशन डिफाइन होती है बेस्ड ऑन आपकी इनकम क्या थी जॉब के दौरान और आपकी सर्विस कितने साल की थी, वो उसकी बेसिस पे पेंशन मिलती है आपको। कौन से प्लान में? DBPP में। जो कौन DCPPP प्लान है उसके अंदर क्या होता है कि लेंथ ऑफ सर्विस नहीं देखी जाती। उसमें देखा जाता है कि आपकी पेंशन जिस इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट हो रही थी उसकी परफॉर्मेंस या ग्रोथ क्या आई है, उसकी बेस पे मिलती है। बस इतना ही फर्क है। दोनों पेंशन की टाइप है। कोई कंपनीज DBPP पेंशन देती हैं, दैट मींस बेस्ड ऑन द एनुअल इनकम ऑफ दैट एम्प्लॉय एंड द लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ दैट एम्प्लॉय। कुछ कंपनी DCPP की तरह की पेंशन देती हैं, वो कहती हैं कि नो, इट डज नॉट मैटर ऑन द इनकम एंड लेंथ ऑफ सर्विस, इट मैटर्स ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की उसमें ग्रोथ क्या आ रही है जिससे हम निकालेंगे कि कितना पेंशन मिलेगी। सो ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? महानूर जी, DCPP जो है उसका फुल फॉर्म क्या था बताया था? डिफाइन। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान। ओके सॉरी, ओके। ठीक है। नाउ अनदर थिंग इज टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, तो सबको पता ही है ना, TFSA। ओके। सो TFSA अकाउंट तो हम ट्रेनिंग में भी डिस्कस करते हैं, अभी कल डिस्कस हुआ था बड़ी डिटेल के अंदर, तो आई डोंट थिंक मैं इसको गो ओवर तो नहीं करूंगा। टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट में आप जो पैसे डालते हो अगर वो ग्रो होते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता आपको। ठीक है। टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट गवर्नमेंट का अकाउंट है, तो इस अकाउंट पे आपको बेनिफिशियरी भी नेम कर सकते हो। दैट मीन्स इस अकाउंट के पैसों पे क्रेडिटर्स को कोई राइट नहीं होगा क्लेम करने का, क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान है, बेनिफिशियरी नेम हुआ हुआ है इसके ऊपर। दूसरी बात यह कि TFSA का एनुअल रूम होता है। इस साल के एनुअल लिमिट क्या है TFSA की? $7,000। अगर किसी ने लास्ट ईयर का रूम यूज नहीं किया था तो इस साल उसकी लिमिट कैरी फॉरवर्ड हो गई है। दैट मीन्स लास्ट ईयर का रूम था 6,500, किसी ने कोई पैसा नहीं डाला तो वो इस साल 7,000 प्लस पिछले साल का 6,500 मिला के इकट्ठा डाल सकता है इन्वेस्टमेंट में। तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड मनी इन TFSA। ओके। रिकॉन्ट्रीब्यूशन इज अलाउड इन TFSA, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेट्स से मेरी लिमिट 7,000 की है इस साल TFSA की, मैंने 4,000 डाले, फिर 3,000 निकाल लिए, तो मैं फिर से 3,000 दोबारा भी डाल सकता हूँ। दैट मीन्स रिकॉन्ट्रीब्यूशन इज अलाउड इन TFSA। लिमिट को फर्क नहीं पड़ता। 7,000 की लिमिट है, आई हैड अ 7,000 लिमिट इन माई TFSA, आई पुट $4,000 in the month of March, then in the month of May I withdraw $4,000, and then in the month of November I again put $4,000. So you can do that in TFSA. That means you can recontribute. Clear है? All good? So that's about TFSA. नेक्स्ट प्लान इज RRSP, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। ये हम अपनी ट्रेनिंग में डिस्कस कल कर चुके हैं, सो आई एम नॉट गोना गो ओवर दैट अगेन। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, अनलाइक TFSA यू कैन नॉट रिकॉन्ट्रीब्यूट इन RRSP। RRSP लिमिट इज 18% ऑफ योर ग्रॉस इनकम। एक दफा आपने डाल दिया पैसे उसके अंदर और फिर निकाल लिए तो आप दोबारा वो रूम आपका जाया हो गया। TFSA में वो रूम जाया नहीं होता, बट इन RRSP यू कैन नॉट रिकॉन्ट्रीब्यूट। इंपॉर्टेंट है ये। Then there are last two accounts, RRIF, लीरा एंड लाइफ इनकम फंड। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, आई विल सेंड यू द नोट्स। इसको आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, ये मैं इस वक्त इसकी डिस्कशन नहीं करूंगा यहाँ पे, राइट। सो RRIF इज बेसिकली ऑल्सो रजिस्टर्ड रिटायरमेंट इनकम फंड। तो दिस इज सिमिलर सॉर्ट ऑफ अकाउंट लाइक RRSP, बट आई विल सेंड यू द नोट्स, रीड फ्रॉम दिस। इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं। With this, we will end our chapter number 2 for ethics. ठीक है? And I think we have gone through complete in detail
इसमें से अगर आप देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेनिफिशियरी है, रिवोकेबल इररिवोकेबल बेनिफिशियरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपना पैसा ना क्रेडिटर से बचा लेते हो अपनी फैमिली के लिए। ये बेनिफिट जो है ना उस, सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट क्रेडिटर प्रोटेक्शन, कि रिवोकेबल बेनिफिशियरी इररिवोकेबल बेनिफिशियरी क्या होता है, किस पे क्रेडिटर प्रोटेक्शन है किस पे नहीं है, फैमिली क्लास बेनिफिशियरी कौन से लोग होते हैं, चाइल्ड, स्पाउस, ग्रैंड चाइल्ड, योर पेरेंट्स। अगर आपने इनको बेनिफिशियरी रखा है तो ये ऑलवेज क्रेडिटर प्रोटेक्टेड होंगे। अगर आपने किसी और को ये बेनिफिट देना है कि पैसा टैक्स फ्री मिल जाए, तो फिर आपको उसको इररिवोकेबल बेनिफिशियरी नेम करना पड़ेगा। ठीक हो गया? ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आपने बेनिफिशियरी नेम नहीं कर रखा था और अचानक ही आपने बैंक्रप्सी फाइल करने से चंद दिन पहले बेनिफिशियरी नेम कर दिया है तो वो आपको क्रेडिटर प्रोटेक्शन मिल जाएगी। नो, वो उसको एक तरह का जो है ना फ्रॉड में काउंट करेंगे, तो योर मनी विल स्टिल बी लायबल टू पे टू द क्रेडिटर्स। इसी तरह हमने देखा था कि ग्रुप इंश्योरेंस प्लान जब आप करते हो कि कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए प्लान लेती है, तो उसमें 3 लोग होते हैं। प्लान स्पॉन्सर, प्लान स्पॉन्सर वो बंदा होता है या पर्सन होता है जिसको कंपनी कहती है हमारे बिहाफ पे तुम डीलिंग करो इंश्योरेंस कंपनी के साथ। मेंबर वो होते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं। मेंबर्स हैव नो राइट टू मेक एनी चेंजेस इन द प्लान, इट्स ऑलवेज एम्प्लॉयर हु मेक्स द चेंजेस। हमने फिर टर्मिनेशन की बात की थी कि 2 साल तक जो पीरियड होता है उसको प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, उसको इस हम अपनी लैंग्वेज में कंटेस्टेबिलिटी पीरियड कहते हैं। सो इफ यू मेक सम इनोसेंट मिस्टेक इन एप्लीकेशन and company finds out in 2 years time, they won't cancel your plan but they want to make changes. But if after 2 years company find out that you made some innocent mistake, then nothing happens, company has to bear the responsibility now. But if you have made fraud which is not an innocent mistake, which is a material mistake, then company can cancel the plan and stop your benefit anytime they want, because this is not an innocent mistake, this is a fraud. And what is the definition of fraud? Fraud is anything that you do to get the plan approved, which you feel otherwise won't be approved. That is the definition of a fraud. Then we have discussed the what type of assignment, two type of assignment of the policy: absolute assignment and collateral assignment. Absolute assignment is when I assign my policy to somebody as a new owner completely and I'm not getting it back. It's absolute assignment. If I'm assigning my policy to someone as a collateral, like I assign my policy to a bank for some collateral money, and tomorrow I paid back and I get my plan back, it's known as collateral assignment. Clear? Then I told you about what makes an insurance contract. It's application, policy, any document attached with the policy, and any amendment form. What is amendment? Amendment is change that you have made or you've requested. Amendment form, they make the policy. Then we have discussed the suicide clause. It's 2 years. If within 2 years somebody suicide, no benefits paid. After 2 years somebody suicide, benefits will be paid. We have discussed collateral loan versus policy loan, that if you have that kind of insurance plan where you have money available to use, then you can use it 3 ways. You can withdraw by surrendering it, you can go and ask for a policy loan from the company that you have the plan, and you can also take your plan to a third party like any bank and get the collateral money from that. The only difference you need to remember is when you go and get the loan from company as a policy loan, it will be taxable. If you get the money from the bank or third party, it's tax free. So collateral loan is tax free. That you need to remember. Then I talk about riders. Riders are toppings on your pizza, right? So you get a basic plan. Now you want, okay, if nothing happened to me, I want my money back. Okay, they offer you a rider. But for that rider, will they offer you for free? No, they will add the price. So you can have different riders which are available, but you have to pay extra price for that. Then I talk about ASO, Administrative Service Only Plan. And I talk about this is a kind of group insurance plan, but very big employers do that because they have many employees working with them. So they say, okay, we have the financial capacity, we can pay them the benefit instead of involving an insurance company. But they can always take the help of insurance company, like Mehreen said. They can help them to assist, but they want to pay the benefit from their own pocket because they are a big company.
And once this kind of arrangement is known as ASO, administrative service only. Then we discussed about annuities. Annuities are very similar to FD. In annuity, my main thing is I give my lump sum money to an insurance company and I tell them keep giving me monthly payments. And also I want growth on my money. So that is what an annuity contract is. Annuity contract is two type. One is life annuity, one is term annuity. Life annuity is that I want the payment from monthly payment whole life. That is life annuity. And if I want it for certain number of years, then it is term annuity. Then there are two kind of annuities, immediate annuity, deferred annuity. If I give my money to the company lump sum right now and I want the payment from the next month, it is immediate annuity. If I want the payment after a certain number of years, it is deferred annuity. ये बात याद रखनी है, if I get payment already from my immediate annuity, then I cannot surrender the plan. But if my annuity is deferred annuity, then I can withdraw or surrender the plan. What are the parties involved in an annuity contract? It's insurer. Insurer is the life insurance company. Policy holder is the one who is paying the money, lump sum money to the company. Then annuitant. Annuitant is the person who's life insured. And then annuitant guarantee is the person who will receive the monthly payments. Right? If you are buying a registered account, that means TFSA, RRSP, RESP from annuity contract, then all of these people are same person. Annuitant, policy holder, annuity guarantee is same person. If you're buying any product outside registered, then they can be different person. Then we talk about structured settlement. Structured settlement is something one person has to pay money to another person through court. Court may order structured annuity that buy a one-time annuity, pay the person. The best benefit of structured settlement is it's tax-free. It is not counted as your income. Then we discuss segregated fund. Segregated fund is very similar to mutual fund. Is just that if you buy a fund from a bank, then it's mutual fund. If you buy a fund from insurance company, then it's segregated fund. Then we talk about pension plan. Two type of pension plan, DBPP, DCPP. DBPP is the pension plan where they define your pension benefit based on your annual income and the length of service. That is DBPP. DCPP is defined contribution pension plan where they define the benefit based on the investment fund and the performance of that fund. Clear? Now, then we discussed about tax-free savings account, RRSP registered retirement plans, RRIF, LIRA Lira account, and that's it. And that is the end of the chapter 2. And I hope this is great. Now, what I'm going to do, if you guys want, I can do one chapter quiz with you just to test our knowledge. Are you guys ready for that? Okay. But for that, what we're going to do, I need to make sure that this talk that I have done, we save that first. So for that, we need to take a 10 minutes break, eat something, relax a bit, come back so that we can just do one mock, one chapter quiz, 10 question and apply these concepts so that you can learn. So who is in ऐसा for that? Yes, Manur. वैसे एक क्वेश्चन है, जस्ट एक बैक ऑफ माइंड कि जैसे कि किसी ने रिवोकेबल वो लिया हुआ है Beneficiary. एंड उसने अपनी फैमिली क्लास सॉरी फैमिली क्लास को जो उसने किया हुआ है, ठीक है, बट उसमें ये फॉर एग्जांपल कि उसमें आप जो है वो लोन्स वगैरह का नहीं कर सकते हो, उसमें आपका वो जो क्रेडिटर है वो नहीं ले सकते इसमें से अमाउंट, Yes. बट फॉर एग्जांपल जो जिसका इंश्योरेंस था एंड ही डाइड, लाइक ही पास्ड अवे, तो जो सारा तो बेनिफिट है वो तो फैमिली को चला गया, तो हाउ इज द क्रेडिटर गोइंग टू टेक द अमाउंट आउट ऑफ इट? वो नहीं ले पाएंगे वो जो लोन्स वगैरह, तो उनके लोन्स वैसे ही लटके रहेंगे। यही तो बेनिफिट है। हाँ, यही तो बेनिफिट है टू पुट योर मनी इनटू दिस, कि चाहे आप पे लोन भी है ना, आप अपना पैसा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में डाल के रखो ताकि ये पैसा तो आपकी फैमिली को जाए। तभी तो लोग इस कंट्री में, ये लैंड लॉ है, लोग बचाना चाहते हैं अपना पैसा टैक्सेस से और क्रेडिटर्स से। लोगों को पता ही नहीं इस बात का, राइट? सो दिस इज अ टूल एक्चुअली गिवन टू कैनेडियंस टू सेफ गार्ड योर मनी फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड फ्रॉम टैक्सेस। दिस इज अ टूल गिवन टू द कैनेडियंस, राइट? ओके Right? You're clear with this? सही, गुड, थैंक यू। So, क्रेडिटर को कौन देगा पैसे?
सॉलेज क्रेडिटर को पैसे, अगर आपने अपना पैसे इसमें डाल रखे हैं तो इसमें से तो नहीं जाएंगे वो, फिर अगर कोई दूसरे पैसे जिसपे आपके बेनिफिशियरी नेम नहीं है तो फिर वो वहां से लेगा वो पैसे। जैसे आपके अच्छा बैंक में पैसे पड़े तो वो वहां से लेगा फिर वो पैसे। हाँ, ठीक है, छोड़ेगा नहीं। हाँ छोड़ेगा तो यहाँ कोई भी कुछ नहीं। अच्छा, अगर वो छोड़ देगा तो फिर गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी आपको। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स क्लोज दिस सेशन। मैं इसको सेव करूंगा, डी कोडिंग में 10 मिनट लगते हैं, एंड देन आई विल बी बैक इन। सो ऑल द पीपल हु वांट टू डू अ क्विज विद मी फॉर चैप्टर 2, get back. Jaya message. Jaya will put up a message in the group, and you give a big round of applause to Jaya because she doesn't understand this language, but she's still sitting here, and she's still making sure that she's taking notes. This is what I call commitment, right? She's still sitting here. So give me 10 minutes, and I'll see you back, guys. कुछ खा पी के आओ, जरा दवाना एनर्जी लेके आओ, ठीक है? Let's do the quiz. फिर चलते हैं। Okay. Okay, bye.